हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज रूपा शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। जी हाँ, साइंटिस्ट का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ जाती है कि एक्चुअली में कोई साइंटिस्ट कैसे बनता है। जी हाँ, साइंटिस्ट की लाइफ क्या सचमुच में बहुत ज्यादा बोरिंग होती है? सारी जिंदगी क्या वो पढ़ते ही रहते हैं? ऐसा वो क्या करते हैं, ऐसा वो क्या खाते हैं कि साइंटिस्ट बन जाते हैं? जी हाँ, और उनका क्यूरियोसिटी उनकी कैसे बढ़ती है, मतलब साइंस के प्रति उनकी रुचि इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है कि वो सोचते हैं कि बस सारी जिंदगी हम साइंस के ही नाम कर देने वाले हैं। आज भी हम लोग एक ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। और वो कैसे साइंटिस्ट बने, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उनके की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स में ना मैंने थोड़ी सी इमेजेस आपको दी हुई हैं ताकि आप थोड़ा इजीली समझ सके। देखिए, एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। भाई सबसे पहले तो वो एक अकेले बच्चे थे, ठीक है, अकेले बच्चे थे और इकलौते बच्चे थे। एब्राइट जो है वो पैदा कहाँ हुए? नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में। जब वो 22 इयर्स के हुए तो उन्होंने क्या किया, पहले वो फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर थे। फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर यानी कि पहले वो स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे और उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट कर दिया। उन्होंने 22 साल की उम्र में एक थ्योरी दे डाली कि सेल्स कैसे काम करते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, सेल्स के बारे में तो हम लोग साइंस में पढ़ते रहते हैं। तो सेल्स काम कैसे करते हैं ये किसने बताया? रिचर्ड एब्राइट ने। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आगे, इन केजी एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। ये जो पर्सन है एब्राइट, इन्होंने ना बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू करा। बटरफ्लाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। बटरफ्लाइज को ये कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से ये बाकी काम करते थे। और क्या क्या काम किया करते थे ये? ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू। वो रॉक्स को भी कलेक्ट करते थे, ठीक है, रॉक्स को कलेक्ट किया करते थे। ये देखिए, सेट ऑफ रॉक्स जो है, रॉक्स को कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स को कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स यानी कि जो पुराने अवशेष होते हैं उन्हें, और कॉइन्स को भी वो इकट्ठा किया करते थे। अब हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। भाई मम्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में। उनकी मम्मी उन्हें बहुत ज्यादा इनकरेज करती थी। कैसे इनकरेज करती थी? शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many other ways. उनकी मम्मी उन्हें कैसे हेल्प करती थी कि भाई उसे ट्रिप पे लेकर जाती थी। भाई आपको पता है साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो बच्चों उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने देख लिया कि मेरा बच्चा बहुत क्यूरियस है, तो उसकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए इसके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हर तरह के माउंटिंग मटेरियल, ये माउंटिंग मटेरियल होता है कि आप टेलीस्कोप को या माइक्रोस्कोप को, ये टेलीस्कोप है उसको किसके ऊपर रखना है, तो ये भी वो उन्हें खरीद कर दिया करती थी। और भी बहुत सारी तरीके से वो उनको लिखने में, पढ़ने में जो है वो मदद करती थी, पढ़ने में मदद करती थी। वो हमेशा उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज करती थी जिससे वो और ज्यादा सीखें। He earned top grades in school. वो स्कूल्स में भी टॉप ग्रेड लेकर आते थे भाई, ऑब्वियसली, ठीक है। ये बात तो हमें देखनी पड़ेगी कि वो स्टार्टिंग से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक है। जब हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो स्टार्टिंग में पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, पर इनके शुरू से ही बहुत अच्छे ग्रेड्स जो है वो स्कूल में आते थे। इन द सेकेंड ग्रेड, एब्राइट had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. His butterfly collecting would have ended if his mother had not got him a children's book called The Travels of Monarch 10. भाई सेकेंड ग्रेड तक उन्होंने अपने आसपास मिलने वाली, यानी नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में मिलने वाली 25 स्पीशीज, सारी 25 की 25 स्पीशीज जो वहां मिलती थी वो सारी की सारी कलेक्ट कर ली थी। और शायद वो उसे रोक देते, वही रोक देते, वो सोचते कि चलो हो गया बहुत, लेकिन उनकी मम्मी ने उन्हें एक बुक लेके दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। अभी गूगल पे ये जो है ना, आपके अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है, बड़ी महंगी है वैसे, आई गेस 10,500 रुपए की किताब है। तो ये किताब जो है उनकी मम्मी ने उन्हें लेके दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। ये जो किताब थी जो उनकी मम्मी ने उन्हें लेकर दी, इस किताब ने उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। और जो है उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने इसमें पढ़ा
कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज है, ये मोनार्क बटरफ्लाइज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे ये मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका को। माइग्रेट समझते हो ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये माइग्रेट करती थी सेंट्रल अमेरिका में। तो उनको इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट जागा और उनका जो है झुकाव साइंस की तरफ जो है वो होने लगा। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick. भाई यहाँ पर क्या है कि जब ये किताब मतलब खत्म हो गई तो किताब के एंड में ना एक नोट लिखा हुआ था डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट ने। डॉक्टर फ्रेडरिक ने लिखा था कि ये जो सारे के सारे रीडर्स हैं ना, अगर उन्हें बटरफ्लाई माइग्रेशंस को समझना है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, बटरफ्लाई माइग्रेशंस को अगर उन्हें स्टडी करना है तो उनको क्या करना है, बटरफ्लाइज को पकड़ना है और बटरफ्लाइज के ऊपर क्या लगाना है, टैग लगाना है। देखो यहां लिखा है ना, सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। ये मोनार्क बटरफ्लाई है, इसके विंग के ऊपर उन्होंने ना टैग्स लगाना शुरू कर दिया और वो उसे छोड़ देते थे बटरफ्लाइज को कि बटरफ्लाई कहां पहुंचती है, कहाँ माइग्रेट करती है। क्योंकि जिस भी पर्सन को वो बटरफ्लाई मिलेगी, जिसने भी नोटिस किया कि यार इसके ऊपर ये वाला टैग लगा हुआ है, वो क्या करता था, वो उसे फ्रेडरिक के पास जो है, डॉक्टर फ्रेडरिक के पास जो है वो भेजते थे। तो इस तरह से स्टडी हो पाता था कि बटरफ्लाइज कितनी दूर जा रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो था ही, उस टाइम पे जो है लोगों के पास मतलब बच्चों के पास मोबाइल फोन्स या फिर लैपटॉप्स और गेम्स खेलने के लिए नहीं होती थी, तो ये सब काम करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था और इस तरह से उनका झुकाव भी साइंस की तरफ होता था, जैसा कि इनका हुआ। But he began to lose interest in tagging butterflies. It was tedious and there was not much feedback. लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने इसका इंटरेस्ट जो है वो खो दिया, ठीक है। उन्हें लगा कि नहीं नहीं, अरे यार ये तो बहुत टीडियस टास्क है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है और इसका रिजल्ट भी बड़ा कम था। उन्होंने इतनी सारी बटरफ्लाइज बच्चों कलेक्ट करी थी और पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर के नीचे ही बेसमेंट में बटरफ्लाइज को पालना भी शुरू कर दिया था। जी हाँ, पालना शुरू कर दिया था। पूरा स्टेज वो देखते थे कि कैसे जो है कैटरपिलर जो है पहले एग होता है, एग में से टूटकर कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर के आसपास प्यूपा बनता है, प्यूपा से बटरफ्लाई बनती है। तो पूरा वो अपने घर में ऐसा करते थे और इतनी सारी बटरफ्लाइज के ऊपर उन्होंने टैग बनाया और लेकिन 2 ही मिली थी। जी हाँ, 2 ही बटरफ्लाइज जो है वो वापस मिली थी। तो उन्हें लगा कि यार इसका तो ज़्यादा फीडबैक नहीं है। In the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. 7th grade में उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में जो है वो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन वो वहां पर लूज कर गए, मतलब लूज कर गए यानी कि हार गए। देखो भाई, कभी कोई हार जाता है तो हारने के बाद बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है, लेकिन जो ये थे हमारे जो साइंटिस्ट थे, एब्राइट थे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। उन्होंने हारने के बाद इसे एज अ चैलेंज लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इसे जीत जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हीं डॉक्टर को, डॉक्टर फ्रेडरिक को जो है वो लेटर लिखा और उनसे पूछा कि प्लीज़ मुझे आइडियाज़ दो कि मैं क्या क्या जो है वो कर सकता हूँ इस काउंटी साइंस फेयर में। मुझे जो है ना एक्सपेरिमेंट करने हैं, वर्किंग एक्सपेरिमेंट करने हैं ताकि मैं उसे जीत पाऊं, तो आप मुझे सजेशंस दो। इन 8th grade project, Ebright tried to find the causes of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. भाई 8th grade के प्रोजेक्ट में क्योंकि उन्हें बहुत सारे आइडियाज मिले थे डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट के द्वारा, तो उन्होंने उनमें से एक किया। उन्होंने क्या देखा कि जो ये मोनार्क बटरफ्लाइज है ना, ये मर रही हैं और उन्हें लगा कि ये मोनार्क बटरफ्लाइज मरती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। इन बीटल्स की वजह से, ये जो कीड़े हैं ना, ऐसे कीड़े आपने देखे होंगे, इन कीड़ों की वजह से वो मरते हैं। तो उन्होंने क्या करा, मोनार्क बटरफ्लाइज को इन कीड़ों के, बीटल्स के प्रेजेंस में ही जो है वो पैदा करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि उन्हें ये डिजीज वो फाइंड आउट नहीं कर पाए कि वो वाकई में जो है वो मर रही हैं। लेकिन जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शो किया तो क्या हुआ बच्चों, वो जो है वो उसे जीत गए। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all monarchs it could get. अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या था उनका, नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनका ये था, एक प्रोजेक्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, एक और प्रोजेक्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज है ना, मोनार्क बटरफ्लाइज को बर्ड्स नहीं खाते हैं।
मोनार्क बटरफ्लाइज को बर्ड्स नहीं खाते क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हालांकि जो स्टारलिंग जो है स्टारलिंग उन्हें खा लेती है, ठीक है, जो स्टारलिंग है वो उन्हें खा जाती है। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं जो है इस प्रोजेक्ट को शो करूंगा कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो क्या करते हैं। अब आप मुझे नाम बताएंगे उस बटरफ्लाई का कि जो इसे कॉपी करती हैं। आपने पढ़ा है ना चैप्टर में, मोनार्क बटरफ्लाइज को एक तरह की बटरफ्लाइज हैं जो कि कॉपी करती हैं। उन्हें कॉपी क्यों करती हैं बच्चों? ताकि उन्हें कोई खाए ना, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज को कोई खाता नहीं था, वो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी। तो मतलब मोनार्क बटरफ्लाई, वो जो दूसरी बटरफ्लाइज थी वो बिल्कुल मोनार्क की तरह जो है वो अपना दिखाती थी कि हम मोनार्क बटरफ्लाइज है, ताकि वो बर्ड फूड ना बने। लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एक स्टारलिंग है, स्टारलिंग जो है, जो स्टारलिंग बर्ड है वो अलग है, वो बाकी बर्ड्स के जैसा खाना नहीं खाती, वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खूब सारा खा रही थी। This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. Finally जो है वो first आए zoology division में और third आए county science fair में। In the second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. भाई ये बहुत जरूरी है। सेकेंड ईयर में उन्होंने कैसे हार्मोन को फाइंड किया, एक ऐसे हार्मोन को उन्होंने फाइंड किया जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाइज ग्रो करती थी, जो हार्मोन इनकी ग्रोथ में मदद करता था। इनकी इसी डिस्कवरी की वजह से, ये जो इस डिस्कवरी में ना उन्होंने इतना ज्यादा टाइम दिया, जिसकी वजह से फाइनली वो जो थियरी थी कि सेल्स कैसे काम करते हैं वो फाइनली आया था। ये क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। वो था व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। भाई उनका क्या था, काम क्या था, ये क्या हार्मोन था? उन्होंने एक क्वेश्चन ढूंढा कि वो क्या था कि ये जो मोनार्क का प्यूपा होता है ना, इसके ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, गोल्ड स्पॉट्स। तो बाकी सबका मानना था कि ऑर्नामेंटल है, सिर्फ सजावट के लिए, कि वो सुंदर लगे, क्योंकि प्रकृति में हर चीज खूबसूरत लगने के लिए कुछ ना कुछ डिजाइन बनाया जाता है। तो बाकियों को भी लगता था कि एक तरह का डिजाइन है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसका कुछ और ही काम है, और उन्होंने सोचा कि मैं इसे फाइंड आउट करूंगा। Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. भाई एब्राइट इतने ज्यादा ब्राइट थे और इतने ज्यादा मतलब क्यूरियस थे कि उन्होंने और उनके साथ ही एक और एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट ने सबसे पहले तो एक डिवाइस बनाया जो कि उस हार्मोन को फाइंड आउट कर सकता था। फिर उन्होंने उसको जो है डिवाइस को बनाकर उन्होंने देखा कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि क्या हेल्प करता है फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट में वो मदद करता है। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. भैया वो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पहुंच गए और उन्हें फर्स्ट प्लेस मिला और जूलॉजी में थर्ड प्लेस मिला। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है भाई, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इस तरह का प्राइज मिलना। वो बच्चा जो 8th क्लास में हार गया था, उसने एक के बाद एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से उन्हें जो है ये प्राइज मिला। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. जब वो हाई स्कूल जूनियर में पहुंचे, हाई स्कूल के जूनियर में पहुंचे, उन्होंने ना ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा जो मोनार्क प्यूपा पे था। भाई बच्चों क्या होता है ना कि अगर आप जो भी जिस चीज से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो और आप एक ही चीज के पीछे लगे हुए हो, जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो एक ही चीज पर खूब ज्यादा रिसर्च करते हैं, वो गिव अप नहीं करते हैं। वैसे ही इन्होंने किया, इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने उसी के ऊपर वो वर्क करते रहे और उन्हें फिर से इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, फर्स्ट प्राइज मिला और इसकी वजह से उन्हें आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का भी मौका मिला। भाई आर्मी लेबोरेटरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एब्राइट की लाइफ में, क्योंकि क्या होता है जो आर्मी लेबोरेटरी होती है ना, वहाँ के जो टूल्स होते हैं वो बड़े ही एडवांस्ड होते हैं। तो इन एडवांस टूल्स ने और भी ज़्यादा मदद करी एब्राइट की। इन हिज सीनियर ईयर
He went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into a normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. That project won first place for zoology at the international fair. अपने senior year तक आते आते उन्होंने और एक step further चले गए. उन्होंने एक तो पहले प्रूफ कर ही दिया था कि ये ग्रोथ हार्मोन जरूरी है. उन्होंने सेल्स को उगाया, मोनार्क का विंग लिया, मोनार्क के विंग में से सेल्स को लिया, उसे कल्चर में डेवलप किया. आपको पता है ना कि कल्चर में किस तरह से डेवलप करते हैं सेल्स को, भैया आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा. जिस तरह से जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है वो बनते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कल्चर में उसे जो है वो ग्रो किया. और उन्होंने बताया कि सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो इसी हार्मोन को फीड करने की वजह से उनकी डेवलपमेंट होती है. यानी कि जो वो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स थे, छोटे छोटे जो वो 12 स्पॉट्स थे, देखो प्रिसाइजली 12 ही स्पॉट्स थे, वो 12 स्पॉट्स जो हैं वो ऐसे ही नहीं थे, वो ग्रोथ हार्मोन थे, वो बहुत ज्यादा जरूरी थे. इसको करने के बाद उन्हें जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस मिला. भाई जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस मिलना इंटरनेशनल फेयर में, वो ऐसा पहली बार हुआ था उनके साथ, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. Then, DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint of life. भाई ये बात किसने प्रूफ करी? ये बात प्रूफ करी रिचर्ड एब्राइट ने. जितने ही बच्चे बायो पढ़ते हैं उन्होंने ये लाइन जरूर सुनी होगी, that DNA is the blueprint for life. डीएनए का जो न्यूक्लियस होता है, डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस, सॉरी सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उसे कॉपी करने के लिए यूज़ होता है. ये जो है उन्होंने इसे प्रूफ किया. Mr. Wheeler said, what pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. भाई अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में लिखा था कि जो ये पर्सन एब्राइट, ये जो रिचर्ड एब्राइट है, रिचर्ड एब्राइट जिस तरह से बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज को उतनी ही शिद्दत से कलेक्ट करते थे जितनी शिद्दत से वो बाकी काम करते थे. और क्या काम करते थे? क्या कि सिर्फ साइंस ही करते रहते थे? जी नहीं. एक थे मिस्टर वीरर जो उनके सोशल साइंस के टीचर थे. अपने सोशल साइंस के टीचर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे, और सोशल साइंस का टीचर भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे. बहुत सारी डिबेट्स और डिक्लामेशंस, इन सब में स्पीचेस जो है ये दिया करते थे. और उन्होंने क्या कहा कि ये एक ऐसा पर्सन है जो सारे दिन अपने यानी कि अपनी जो उन्होंने लेबोरेटरी बना रखी है उसमें ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ये बटरफ्लाइज की जो रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन वो रात को अपने 3-4 घंटे डिबेट की रिसर्च में भी लगाते हैं. वो कहते हैं ना कि 24 घंटे सभी के पास होते हैं, 24 घंटे में उसका सही से यूटिलाइज कैसे करना है, यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको कैसे जो है वो सही काम में लगाना है, वो तो कोई रिचर्ड एब्राइट से सीखे. वो रात को भी अपना समय वेस्ट नहीं करते थे और डिबेट्स का जो है वो रिसर्च किया करते थे, और वो उसमें भी बहुत अच्छे थे. मिस्टर वीरर का कहना था रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिचर्ड के बारे में एक लाइन है, रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजंस. ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. भाई मिस्टर वीरर ने क्या कहा कि भाई रिचर्ड जो है ना, रिचर्ड कॉम्पिटिटिव नहीं थे. भाई कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो हार जाए और मैं ही फर्स्ट आ जाऊं. वो ऐसे नहीं थे. वो कहते थे रिचर्ड जो है वो इसलिए नहीं जीतना चाहते थे, जीतने के लिए नहीं जीतना चाहते थे, वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो हर काम में अपना बेस्ट देते थे. जी हाँ, हर काम में अपना बेस्ट देते थे. अरे भाई बिल्कुल वो रेंचो वाली बात हो गई ना, जो 3 इडियट्स में वो बोलता है कि भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करो, सक्सेस के पीछे मत भागो, ठीक है, इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि सक्सेस तुम्हारे पीछे जो है वो आ जाए. और रिचर्ड एब्राइट के साथ ऐसा ही हुआ. वो अपने काम में 100% देते थे. 100% अपने काम में दोगे तो सक्सेस तो बच्चों हासिल हो ही जाएगी. और वो बेस्ट जॉब करना चाहते थे, इसी वजह से वो जो है वो बेस्ट थे. बच्चों कितनी अच्छी सीख मिलती है ना हमें इस चैप्टर से. जरूरी नहीं है कि आप लोग भी साइंटिस्ट बनो, जरूरी नहीं है कि आपको ये इंस्पिरेशन मिले कि हमें भी साइंटिस्ट बनना है, हम भी ये करें, हम भी वो करें. हालांकि इस चैप्टर को पढ़कर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वाकई में मोनार्क बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू करा और बहुत सारी चीजें करी. मैंने ऐसा सुना था, कहीं पढ़ा था कि बहुत सारे बच्चे इससे जो है वो इंस्पायर्ड हुए.
हो सकता है आप इस चीज से इंस्पायर्ड ना हो, लेकिन आप इस चीज से इंस्पायर हो सकते हैं। जो उनका आइडिया था कि मुझे जो भी करना है उसमें मैं बेस्ट करूंगा, अगर आप बेस्ट करेंगे तो वाकई में रिजल्ट जो हैं वो आपको मिल ही जाएंगे और आपके रिजल्ट भी जो है वो बेस्ट होंगे। आई होप आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्लियर कट इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।